हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में, एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू बेसिस कि बेसिस क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम इसमें देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से वो डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज में, उनके यूजेस फर्दर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी व्हाट आर बेसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ बेस। ठीक है, तो व्हाट इज अ बेस, क्या होता है बेस। अब हमने एसिड में बात करी थी कि H+ आयन रिलीज करता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया था कि ये एसिड है। लेकिन अब इसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे किसमें, बेस में। बेस में क्या होगा, OH- आयन, OH- आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है, अगर ये रिलीज हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, अ सब्सटेंस capable of releasing one or more OH-, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हाइड्रोक्सिल आयन, a substance capable of releasing one or more hydroxyl ion in an on complete dissociation या बोले incomplete ionization in an aqueous solution। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा, हमने एसिड्स में देखा था कि वो H+ रिलीज कर रहे थे और बेसिस में हमने देखा कि वो एक से ज़्यादा OH- आयन को रिलीज करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब इसमें एक आता है पॉइंट कि क्या सारे बेसिस वाटर सॉल्यूबल होंगे। भाई एसिड्स में तो हमने देखा कि जिसको एसिड तो ऐसे हैं कि सारे ही वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा कोई तुम्हें एसिड दिखेगा या होता ही नहीं है दुनिया में जो वाटर सॉल्यूबल ना हो। लेकिन क्या सारे बेसिस वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे फर्दर। तो इसके लिए एक टर्म स्पेशली दी गई है, उसको बोलते हैं हम क्या, एल्कलाई। एल्कलाई का मतलब होता है ऑल बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर आर नोन एज व्हाट, एल्कलाई। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि एल्कलाई होती क्या है। एल्कलाई क्या होती है, बेसिस दैट आर soluble in water are known as alkali। ऐसे बेसिस जो कि वाटर सॉल्यूबल होंगे उनको क्या बोल देंगे हम, एल्कलाई। लेकिन इसमें ये चीज़ आती है सबसे बड़ी कि क्या सारे बेसिस एल्कलाई हैं या सारी एल्कलाइज बेसिस हैं। तो हम इस चीज़ से ये कंक्लूजन निकालते हैं, देखो बच्चों, सारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ बेसिस ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन और बेंजीन और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ोगे 10th क्लास में फर्दर स्टडीज़ में। आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि एल्कलाई होती क्या है। एल्कलाई का मतलब होता है बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलाई। ठीक है, क्या सारे बेसिस सॉल्यूबल होंगे वाटर में, नहीं। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई मीन्स ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, इससे हम एक टैगलाइन बना लेते हैं। और टैगलाइन हम क्या बनाएंगे, ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। तो हम ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पर एक टैगलाइन बना के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार अच्छे अच्छे एग्जाम्स में NSO वगैरह में इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है कि एल्कलाई क्या होती है, बेसिस क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, टैगलाइन लिखेंगे, ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल bases are not alkali। all alkalis are bases but all bases are not alkali। आई बात समझ में। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ सीखी
कि बेसिस जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जो पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलाई। और एल्कलाइज जो होती हैं वो सारे बेसिस होंगे, लेकिन सारे बेसिस एल्कलाई नहीं होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से बेसिस हैं जो एल्कलाई नहीं है। तो कुछ ऐसे बेसिस हैं जो कि एल्कलाई नहीं है, उसके नाम हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बेसिस that are not alkali, ऐसे बेसिस जो कि एल्कलाई नहीं है। अब एक्चुअली होता क्या है, बच्चों को याद नहीं रहता, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती है कि हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिखे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, एक्सेट्रा। ठीक है ना। अब ये क्या हो गए, सारे ऐसे बेसिस जो कि वाटर सॉल्युबल हुए। अब तुम्हें कैसे याद रहेगा, ठीक है, तो इसको भी एक ट्रिक से याद करेंगे हम। ट्रिक इस तरीके से है कि सबसे पहले तो हम बेसिस के नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम होता है AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद लास्ट लिखेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब होता क्या है, जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती। जितने भी सॉल्युबल बेसिस होंगे, इनसॉल्युबल बेसिस होंगे, लगता है सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इनको ट्रिक से लर्न करने के एक तरीका है, तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप। कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जब आप इनको देखोगे तो इसके सिर्फ एलिमेंटल नेम्स देख लो आप। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसको लर्न करने की ये ट्रिक है, क्यों फेंके आलू। क्या लर्न करोगे तुम, क्यों फेंके आलू। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसको लर्न करने की। कभी नहीं भूलोगे कि कौन से बेसिस हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते। क्यों फेंके आलू, कॉपर, फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब इसमें ये चीज़ है, क्या ये अपने मन से ही 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। आपने जब जनरल केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने अच्छे से केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन सीखा होगा, और उसमें देखा होगा कि हम जब भी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उस कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा हम एक बार देख लेते हैं, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बच्चों तुमने जनरल केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। और यहाँ पर OH माइनस पे अगर अपन चार्ज देखें तो कितना है, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि ये वाला जो चार्ज है वो तो इस पे आ जाएगा, और ये वाला जो नंबर है वो इस पे आ जाएगा। तो Al तो Al ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था बेटा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में OH, और यहाँ पर 3 है, इसलिए 3 को कहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पर। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है कंपाउंड्स का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। और ये जो है NaOH, KOH, LiOH, ये भी इसी तरीके से बने हैं। एक बार मैं फॉर्मेशन करके दिखा देती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। सोडियम जो होता है उसका वैलेंसी होता है +1, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस का होता है -1। अब -1 +1 दोनों सेम चार्जेस है तो कुछ करना ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NaOH।
अब आया तुम्हें फंडा समझ में कि किस तरीके से यहाँ पर 3 लग रहा था और यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो भी रहे हो तो अपनी जनरल केमिस्ट्री की एक बार शीट उठाकर देख लें कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अगर आप नंबर्स गलत लिख देते हो या फिर बेसिस में कोई भी गड़बड़ करोगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद कर लें, आपको ट्रिक बता दी गई है, उसको ट्रिक से लर्न कर लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे बेसिस जो कि एल्कलाई है, मैंने तुम्हें नाम बता ही दिए, ठीक है। आगे मैं इनके नाम बता दूंगी। और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आई बात समझ में। तो ये सब इनके नेम्स हैं, आपको याद करने हैं कि कौन से जो बेसिस हैं वो वाटर सॉल्यूबल होंगे और उनके लिए हम क्या नेम देंगे, एल्कलाई। और ऐसे बेसिस जो कि वाटर सॉल्यूबल नहीं होंगे उनको हमने अलग से कैटेगराइज कर लिया है। नाउ वी विल नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब हमने एसिड्स में पढ़ा था, 4 तरीके से हमने क्लासीफाई किया था। बेसिस में हम 3 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। वहाँ पर हमने बेसिसिटी के बेसिस पे क्लासीफाई किया था, क्यों? क्योंकि वो H+ आयन का डोनेशन कर रहे थे। यहाँ पर ये OH- आयन का डोनेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इनको किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, एसिडिटी की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर अपन बात करें, सबसे पहले हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसमें हम कैटेगराइज करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड सब बच्चे लिखें। यहाँ पे लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस के 3 बेसिस पर हमने इसका कैटेगराइजेशन किया है, ठीक है। 3 बेसिस पर हमने इसका कैटेगराइजेशन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो लिखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन और नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ठीक है। अब नाउ वी विल फर्दर कैटेगराइज इट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमने 2 तरीके से वहाँ पर भी देखे थे और यहाँ पर भी देखेंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, नेक्स्ट वीक बेस। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। इसका मीनिंग हमने बहुत अच्छे से समझा था जब हम एसिड्स की स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, ठीक है। मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमने कैटेगराइज किया है, अगर एक OH- का डोनेशन करेगा तो मोनो, 2 का करेगा तो डाई और 3 का करेगा तो ट्राई। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था जब हमने एसिड पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस की। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है और वीक का मतलब क्या है बच्चों, हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से ये चीज़ समझी थी। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, वो बलवान है, बहुत ताकतवर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस
और एल्कलाई। अब एल्कलाई टर्म यहाँ क्यों आई? क्योंकि हमने पहले देखा कि वाटर सॉल्युबल बेसिस को हमने क्या बोल दिया? एल्कलाई। तो हम बेस के लिए तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ किसके लिए बात कर रहे हैं? एल्कलाई। एल्कलाई भी बेस ही है लेकिन वाटर सॉल्युबल बेस है। अगर मान लो वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है तो क्या वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्या? तो इसलिए हमने यहाँ पर दो नेम्स मेंशन किए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और एल्कलाई। अब स्ट्रॉन्ग बेस और एल्कलाई क्या होगा? तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे, बेसिस दैट अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन। ठीक है, इतना लिखें, बेसिस दैट अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन in an aqueous solution to produce high concentration of OH minus hydroxyl ions. अच्छे से पढ़ें दोबारा डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या लिखी है? बेसिस दैट अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। इसका मतलब वो वन स्टेप आयोनाइजेशन शो करेंगे, एक ही बार में टूट जाएंगे पूरे। ठीक है, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करेंगे। तो ऐसे कौन से एसिड्स हैं जो कि बेसिस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं? तो कौन कौन से बेसिस हैं? सबसे पहले लिखेंगे NaOH, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, नाम लिखेंगे सभी का। NaOH क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर लिखेंगे LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लिखेंगे CHOH, CS क्या है? सीजियम, तो यहाँ लिखेंगे सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सीजियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद लिखेंगे स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, SrOH का होल ट्वाइस। तो ये एग्जाम्पल्स हमने देखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे, जैसे स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड होता है एक। ठीक है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड देख सकते हैं आप, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। देखो, याद करने के लिए बहुत सारे बेसिस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 याद कर लें, वो बहुत है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे याद करने के चक्कर में भी आप सब भूल जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मेनली जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं NaOH KOH, ये ईजी भी होते हैं लर्न करने में। ठीक है, तो इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। इसको ट्रिक से मैंने लर्न किया हुआ है, जैसे अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं और गिव एन एग्जाम्पल, तो बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज आता है, उसको लगता है कि वीक बेसिस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में कंफ्यूज होकर एग्जाम्पल्स वो कई बार गलत लिख देते हैं। तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स लिखने के लिए एक ट्रिक मैंने यहाँ पर बनाई है। तो जैसे कि इसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये LiOH है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? लीना के नाना, लीना है एक लड़की, उसके नाना जी हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? लीना के नाना। तो लीना के नाना, हम 3 हाइड्रोक्साइड्स हमें ऐसे ट्रिक से लर्न हो गई फटाफट से कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसको लर्न करने का। अगर आप चाहें तो इसको ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं लर्न करने में। ठीक है, अब हम देखेंगे इस तरह का आयोनाइजेशन कि किस तरीके से आयोनाइजेशन शो करते हैं। हमने बोला स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, सारे हाइड्रोक्सिल आयन एक साथ ही रिलीज कर देंगे। तो इसका आयोनाइजेशन भी हम करके देख सकते हैं। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, लीना का। ठीक है, तो OH। ठीक है, अगर इसका हम आयोनाइजेशन करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक कैटायन और एक एनायन में ब्रेक होगा, तो एक कैटायन बनाएगा ये
लिथियम है, ऑब्वियस सी बात है, यही बनाएगा, मेटल है, मेटल कैटायंस बनाते हैं यूजुअली, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। बाकी जो बचेगा वो क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। इसी तरीके से आप करके देखें। सेकंड एग्जांपल आप खुद ट्राई करें, NaOH का, फिर KOH का, और क्या लिया था मैंने एग्जांपल, CSOH का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH माइनस, और यहाँ पर लास्टली क्या आ जाएगा, सीजियम CS पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो इतने इजीली ये आयोनाइज हो जाते हैं, अपने हाइड्रोक्साइल आयन को डोनेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरह का आयोनाइजेशन शो करते हैं, आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रिक्स से इन चीज़ों को लर्न कर लें तो ज़्यादा बेटर है। डायरेक्टली अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में क्या है, कन्फ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, तो इस तरीके से आप ट्रिक्स से लर्न करें तो वो ज़्यादा बेटर है। 3 आप हाइड्रोक्साइड लर्न कर लें और इसी तरीके से उसका आयोनाइजेशन शो कर दें, तो इनमें क्या होगा बच्चों, कंप्लीट आयोनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, वीक बेस की। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें वीक बेस की, बी पे अगर अपन बात करें वीक बेस और एल्कलाई, अब क्या ये कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करेंगे, नहीं, ये कैसा आयोनाइजेशन शो करेंगे, पार्शियल और इनकम्प्लीट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेसिस दैट अंडरगो पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन आर नोन एज व्हाट, वीक बेसिस। ऐसे बेसिस जो कि इनकम्प्लीट और पार्शियल आयोनाइजेशन शो करते हैं, मतलब वो आपको लगेगा ऐसा कि डायरेक्टली 2OH माइनस आयन को डोनेट कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज कभी भी नहीं होंगे। तो ऐसे बेसिस जो कि पार्शियल आयोनाइजेशन शो करेंगे व्हेन डिसॉल्व टू अ एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज वीक बेस। अब वीक बेसिस के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे NH4OH। NH4OH जो है इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट MgOH होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो हम ये देखेंगे कि ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं तो ये क्या है, वीक बेसिस। अब इनका हम आयनाइजेशन करके देख लेते हैं किस तरीके से ये आयनाइजेशन शो करेंगे, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट आयनाइजेशन शो करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। यहाँ पे आप एक बुलेटिन बना सकते हैं इस तरीके से ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए कैसा आयोनाइजेशन होगा, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम NH4OH का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये टूटेगा किसमें, NH4 प्लस OH माइनस, इसमें ब्रेक होगा। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं सेकंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्रेक होगा Ca+2 प्लस 2OH माइनस में, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन थे, तो ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन अपने रिलीज करेगा, बट पार्शियल, ठीक है। थर्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आप आयोनाइजेशन देखोगे तो यहाँ पर ये टूटेगा Mg+2 प्लस 2OH माइनस। तो आपने यहाँ पर देखा कि इनकम्प्लीट और पार्शियल आयोनाइजेशन हुआ, ठीक है। हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं एक पॉइंट, वीक बेसिस डू नॉट आयोनाइज completely in an aqueous का मतलब जो वाटर में डिजॉल्व है, aqueous सॉल्यूशन। आई बात समझ में।
यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू सेकंड थिंग, सेकंड बाइफर्केशन जो हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने बच्चों लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें ये बताया था कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होगा, हम कंसंट्रेशन किस बेसिस पे देखते हैं, देखो वाटर का अमाउंट जो प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे हम कंसंट्रेशन देखते हैं। अगर पानी ज़्यादा और बेस कम तो क्या होगा, डाइल्यूटेड, और पानी कम बेस ज़्यादा तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जो हमने सॉल्यूट लिया है उसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम सेकंड देखेंगे, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मैंने साफ साफ बात में बताया कि कंसंट्रेशन इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू वाटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर जितना प्रेजेंट है उसके अंदर उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये कंसंट्रेशन है। तो आप इसमें लगा सकते हैं सर्किल और लिख सकते हैं यहाँ पर एरो लगा के अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एल्कलाई सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखिए अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एल्कलाई सॉल्यूशन। ये किसको बताएगा, आपकी कंसंट्रेशन को बताएगा। अब सबसे पहले अगर अपन देखें तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेटेड बेस। कंसंट्रेटेड बेस का मतलब क्या हुआ, उस दिन मैंने तुम्हें समझाया था क्या होता है, पानी कम और बेस ज़्यादा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, मोर अमाउंट ऑफ बेस और एल्कलाई एंड वेरी लेस और नो अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसको ट्रिक से याद रखें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशंस आप लर्न करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई चीज़ स्किप हो जाए। तो इसको ट्रिक से याद रख लें। कंसंट्रेटेड बेस को हम लिख सकते हैं क्या, पानी कम बेस ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट अपोजिट क्या होगा इसका, डाइल्यूटेड। तो हम डाइल्यूटेड के लिए क्या लिख देंगे, पानी ज़्यादा बेस कम, ठीक है। तो नेक्स्ट बी डाइल्यूटेड बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एन एल्कलाई और अ बेस। आई बात समझ में। तो इसको हिंदी में हम लिखेंगे ताकि हमें याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, पानी ज़्यादा बेस कम, ठीक है। आई बात समझ में। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ डाइल्यूशन शो करने का। जैसे बहुत छोटा सा ही एक एग्जांपल है, जैसे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कास्टिक सोडा, ठीक है। आप लिख सकते हैं चाहे तो। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, जो कि हमारे डिटर्जेंट्स वगैरह, सोप्स, इन सबको बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। हमारे जो वॉशिंग मटेरियल्स होते हैं, जितने भी डिटर्जेंट, सोप्स, इन सब में काम आता है ये कॉस्टिक सोडा, ठीक है ना। तो ये जो है, अब ये क्या होता है, लेबोरेटरी की अगर अपन बात करें तो ये छोटे छोटे पैलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वाइट कलर के आप छोटे छोटे पैलेट्स देखोगे। अब क्या होता है, जैसे छोटे छोटे इस तरीके से वाइट कलर के इसके पैलेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ कि ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको आपको एक एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसा है, वाटर सॉल्यूबल बेस है। तो क्या करोगे, एक बीकर लोगे, बीकर के अंदर क्या डाल दोगे, उसके पैलेट्स डाल दोगे।
अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने 100 ml वाटर लिया, ठीक है। अब 100 ml वाटर में हमने छोटे छोटे इसके पैलेट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये पैलेट्स डिज़ोल्व होना स्टार्ट होंगे, डिज़ोल्व होने के साथ साथ क्या होगा, NaOH जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, तो ये जो पूरा बीकर होगा ना ये भी पूरा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हीट रिलीज होने की वजह से हमने इसको नाम दे दिया क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये जो बीकर होगा ये पूरा कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इसका हम डाइल्यूशन करते हैं। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्मॉल पैलेट्स लिए थे, उनको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, डिज़ोल्व करने के बाद हमने ये देखा कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इसको कई रिएजेंट्स में, कई एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो होगा इस तरीके से हम डाइल्यूशन करते हैं बेसिस का। एसिड्स का डाइल्यूशन मैंने बता ही दिया था तुम्हें। एसिड के अंदर क्या मिलाना है, पानी नहीं, वाटर के अंदर क्या मिलाना है, एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3rd नंबर पे, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। अब बच्चों हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब ये था कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिप्लेसेबल बाय एन एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन अ गिवन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। तो यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है क्या, एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होता है इसके बारे में लिखें, तो यहाँ पर एसिडिटी टर्म हमने इंट्रोड्यूस की है, तो यहाँ पर लिखें नंबर ऑफ OH माइनस हाइड्रोक्सिल ions, number of OH minus hydroxyl ions produced by one molecule of an base, number of hydroxyl ions produced by one molecule of a base या फिर कहें alkali of a base or an alkali on complete ionization in an aqueous solution, ठीक है। तो जितने OH माइनस आयन डोनेट करेगा उतनी उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। तो बेसिस जो है वो क्या है, OH माइनस आयन के डोनर है, हाइड्रोक्सिल आयन के डोनर है। तो अगर मान लीजिए एक डोनेट करता है तो क्या होगा, मोनो, 2 करेगा तो क्या होगा, डाई, और 3 करेगा तो क्या होगा, ट्राई। तो उसके हम फर्दर डेफिनेशंस और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस क्या होगा, अ बेस ऑन अ एल्कलाई that releases one OH माइनस आयन या कहें हाइड्रोक्सिल आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। अब बार बार मैं एक्वस वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चों अगर ड्राई स्टेट में होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉन्डेड स्टेट में होगा, और बॉन्डेड स्टेट में होगा तो आयंस में कन्वर्जन उसका नहीं होगा। जैसे ही हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम बार बार टर्म यूज़ कर रहे हैं एक्वस। एक्वस लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब देखते हैं कंडक्टिविटी अगर हम बता रहे हैं तो वाटर के बेसिस पे ही तो बताएंगे, अगर वो आयंस में कन्वर्ट होगा तभी तो कंडक्टिविटी शो होगी। तो इसीलिए हम एक्वस टर्म का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बिना एक्वस के हम किसी भी बेस की एसिडिटी या एसिड की बेसिसिटी नहीं बता सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मोनो एसिडिक बेस पे। मोनो एसिडिक बेस की एसिडिटी क्या हो जाएगी बच्चों,
1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही OH माइनस का डोनेशन करेगा। तो मोनो एसिडिक बेस के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल है लीना, के, नाना। दोबारा से वही ट्रिक हमारे वापस काम आ गई। ठीक है, हमने जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिस पढ़े थे हमने ये ट्रिक सीख ली थी, अब इसी ट्रिक को इसमें भी अप्लाई कर दो। मोनो एसिडिक बेस कौन से हो जाएंगे? जिनका जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे नॉर्मली जिनके पास एक OH माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? LiOH क्या होता है? ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये मोनो एसिडिक होगा। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दुनिया भर के एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था वहाँ पर सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड था तो वीक, बट कैसा है? मोनो एसिडिक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसके पास कितने OH हैं? एक OH है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल होगा? मोनो एसिडिक की कैटेगरी में फॉल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आए यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट पढ़ते हैं डाई एसिडिक बेस। तो डाई एसिडिक बेस क्या होगा? अब अगर इनका आयोनाइजेशन देखें तो मैंने पहले भी तुम्हें आयोनाइजेशन बता रखा है, एक बार और हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन किस तरीके से होगा। अगर इनको आयोनाइजेशन स्टेट में लेकर आएंगे तो क्या होगा? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपने इसको ब्रेक किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? Na++ OH माइनस एक्वस। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया LiOH, Li++ OH माइनस एक्वस, KOH को आप अगर ब्रेक करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K++ OH माइनस एक्वस। तो ये क्या हो रहा है कि हमारे पास कितने हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं? 1 मिल रहा है। तो 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये कैसा बेस है? मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड डाई एसिडिक बेस की तरफ। तो डाई एसिडिक बेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। जब आपने एसिड पढ़ लिए तो आपको बेसिस तो बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a base or an alkali that releases 1, 2 hydroxyl ions in an aqueous solution are known as डाईएसिडिक बेस। अब इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन आता है मैम इसको लर्न कैसे करेंगे? डाईएसिडिक बेस के एग्जाम्पल तुम्हें लर्न कैसे होंगे? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये चीज़ देखनी है कि किसमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है। जो 2 हाइड्रोक्सिल आयन कैरिंग बेस होगा वो क्या होगा? डाईएसिडिक होगा। ठीक है, तो हमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करे, दोबारा से हम और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल और सबसे सीधे एग्जाम्पल जो तुम्हें इजीली लर्न हो जाएंगे वो होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इनका आयोनाइजेशन करके देख लेते हैं, हमने पहले भी देखा, दोबारा आप करना चाहें तो दोबारा आप खुद कर सकते हैं, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम्स में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो हम अब अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ब्रेकडाउन करेंगे तो बच्चों कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे? 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। तो Ca+2 OH-। ठीक है, इस तरीके से हमने को देखने को मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस क्या देगा? Mg+2 OH-। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि ये डाई एसिडिक बेस हुआ। अब लास्टली हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है, बेस पे। तो क्या पढ़ेंगे हम? ट्राई एसिडिक बेस। तो यहाँ पर ही हम देख लेते हैं कि ट्राई एसिडिक बेस होता क्या है।
यहाँ पर हम बात करें थर्ड ट्राई एसिडिक बेस की, ट्राई एसिडिक बेस की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या देखेंगे, a base or an alkali that releases 3 hydroxyl ions OH minus ions when in an aqueous solution, in an aqueous solution. तो a base or an alkali that release 3 hydroxyl ions in an aqueous solution is known as triacidic base. अब इसकी एसिडिटी जो है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब 3 हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल देख के ही आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हैं तो ट्राई एसिडिक, 2 हैं तो डाई एसिडिक और 1 है तो मोनो एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अगर अपन बात करें तो हम बात करेंगे किसकी, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मैंने आपको कैटायनिक एनायनिक फॉर्म बना के केमिकल फॉर्मूला लिखना भी बताया है, अभी किस तरीके से लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर 2, 3 जो भी लग रहा है तो वो ऐसे ही नहीं लग रहा है, वो वैलेंसी की वजह से लग रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर जनरल केमिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, दोबारा ध्यान देकर इसका फॉर्मूला बनाएं। ठीक है, तो ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका डिसोसिएशन करवा के देख लेते हैं कि कैसे इसका, अगर हम कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म देखेंगे तो कितने OH माइनस रिलीज होंगे। तो आयोनाइजेशन अगर अपन देखें तो आयोनाइजेशन सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होगा, Al+3 कितने हाइड्रोक्सिल देगा, 3, तो एसिडिटी क्या हो गई, 3। नेक्स्ट FeOH होल थ्राइस, तो Fe पॉजिटिव 3 + 3 OH माइनस, तो कितना हाइड्रोक्सिल आयन दिए इसने, 3, तो एसिडिटी इसकी भी क्या हो गई, 3। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमने पढ़ा, इस लेक्चर में हमने पढ़ा बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर में जाने के बाद एक्वस सॉल्यूशंस में अपना OH माइनस आयन जो होता है उसको रिलीज करते हैं। उसके बाद हमने एल्कलाइज के बारे में पढ़ा। एल्कलाइज क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं बच्चों, वो सारे क्या होते हैं, एल्कलाइज होते हैं। अब मैंने ये बात भी तुम्हें बताई कि सारे बेसिस एल्कलाई नहीं होते हैं, कुछ बेसिस ऐसे भी हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो उनको हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, उनको हमने ट्रिक से लर्न किया। फिर उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, हमने 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया। फर्स्ट स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर अपन देखें तो स्ट्रॉन्ग और वीक, जो कि हमने देखा कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करेगा तो स्ट्रॉन्ग, और पार्शियल आयोनाइजेशन शो करेगा तो क्या होगा, वीक। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। पानी ज़्यादा बेस कम तो क्या होगा, डाइल्यूटेड, और पानी कम बेस ज़्यादा तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिटी के बेसिस पे। एसिडिटी का मतलब यही है कि वो कितने OH माइनस रिप्लेस कर सकता है। तो हमने देखा मोनो एसिडिक मतलब एसिडिटी 1 1 OH डोनेट करेगा, सेकंड डाई एसिडिक 2 OH को रिप्लेस करेगा, और ट्राई एसिडिक 3 OH को रिप्लेस करेगा। यहाँ तक होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।